हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। ये है आपका पसंदीदा चैनल साइंस वाला एकेडमी। थैंक यू बच्चों, आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने इस चैनल को इतना लाइक किया, इतना सब्सक्राइब किया और 1K तक पहुंचा दिया। और जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि 1K सब्सक्राइबर्स होते ही मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा, हाउ टू इम्प्रूव आवर मेमोरी, याददाश्त बढ़ाने के तरीके। तो बच्चों मैं आप लोगों को आज याददाश्त बढ़ाने के 10 तरीके बताऊंगा। एक चीज और बच्चों, आज मैं एक चीज और डिस्क्लोज कर रहा हूं अपने बारे में कि मैं इसी का स्पेशलिस्ट हूं, मैं न्यूरो का ही स्पेशलिस्ट हूं। मेरी स्पेशलिटी न्यूरोसाइकेट्री में है। जो भी तरीके याददाश्त बढ़ाने के मैं बताने जा रहा हूं सब साइंटिफिकली प्रूवन है। याददाश्त, पहले तो हमको ये समझना है कि मेमोरी है क्या, मेमोरी कहाँ पे बनती है, कहाँ स्टोर होती है और मेमोरी के टाइप्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम मेमोरी के बारे में जानते हैं। मेमोरी बच्चों भूलने के आधार पे इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो थोड़े समय के लिए हमारी याददाश्त में हो, जिसको कि हम बहुत जल्दी ही भूल जाएं। लॉन्ग टर्म मेमोरी कि वो चीज लंबे समय तक हमारी याददाश्त में बनी रहे और जिसको भूलना कठिन हो। मेमोरी बनती कहाँ है, कहाँ स्टोर होती है मेमोरी, उस प्रोसेस को समझते हैं पहले, ताकि हम अपना याददाश्त को कैसे बढ़ाना है उसको गहराई से समझ सके। बच्चों ब्रेन सेल्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं, ब्रेन सेल्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, साइटॉन जो कि सेल बॉडी होता है और साइटॉन पे डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। ये बच्चों एक्सॉन है, एक्सॉन पे ये बच्चों इसकी माइलिन शीथ है। एक्सॉन की कवरिंग को माइलिन शीथ बोलते हैं और ये एक्सॉनल नर्व एंडिंग्स हैं। ये दूसरे न्यूरॉन का साइटॉन है और इसके डेंड्राइट्स हैं। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से इस तरीके से कनेक्ट होती है। एक न्यूरॉन का एक्सॉनल नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, ये दोनों मिलकर के साइनैप्स बनाते हैं। ये कनेक्शन पॉइंट है, साइनैप्स कनेक्शन पॉइंट है, इसी में मेमोरी कैद होती है, इसी में मेमोरी कैद होती है। यानी कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से इस तरीके से कनेक्ट होता है। और एक चीज ये हम क्यों इसको बच्चों बता रहे हैं कि जब हम नॉर्मल जैसे रीडिंग करते हैं तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से ऐसे कनेक्ट होता रहता है और उसी में मेमोरी जो है उसकी बनती जाती है। तो नॉर्मली होता क्या है कि जो कनेक्शन है वो यूजली वीक कनेक्शन होता है। शुरुआत में जो कनेक्शन बनता है, साइनैप्स बनता है, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता और उसी कनेक्शन के आधार पे अगर स्ट्रांग कनेक्शन है तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बनी, अगर कनेक्शन वीक है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी बनी। तो यूजली देखा गया ऐसा कि ज़्यादातर समय वीक कनेक्शंस ही बनते हैं और ये कनेक्शन स्ट्रांग बनेंगे कि वीक बनेंगे ये किस बात पर डिपेंड करता है कि पढ़ते समय हमारा कंसंट्रेशन कितना था, हमारा फोकस कितना था, हम कितना अटेंटिव थे। इस बात पे ये डिपेंड करता है कि ये कनेक्शन स्ट्रांग बनेंगे कि वीक बनेंगे, यानी कि हमारी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी बनेगी। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी था कि हमारी मेमोरी कहाँ पे स्टोर होती, कहाँ पे बनती है। और भूलने का मतलब क्या होता है? भूलने का मतलब होता है ये साइनैप्स का खुल जाना। ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि साइनेप्सिस
धीरे धीरे अपने आप खुल जाते हैं। अगर वो स्ट्रांग कनेक्शन नहीं है तो धीरे धीरे वो खुल जाते हैं। इस और साइनेप्सिस के खुलने का मतलब है कि इसी को मतलब ये जो है मेमोरी गैप, मतलब ये चीज हम भूल गए, इसी को फॉरगेटफुलनेस बोलते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि कोई चीज हमारा इंटरेस्ट कितना है, ठीक है, वो डिसाइड करता है कि हमारा कंसंट्रेशन कितना होगा, पढ़ते समय कंसंट्रेशन कितना होगा, और जितना अच्छा कंसंट्रेशन होगा उतने स्ट्रांग सिनेप्सेस बनेंगे, यानी कि उतनी स्ट्रांग मेमोरी बनेगी। तो इसको इस तरीके से समझते हैं, इंटरेस्ट डिसाइड करता है हमारे कंसंट्रेशन को, अटेंशन को, यानी कि फोकस को। तो इसका डिसाइडिंग फैक्टर हमारा इंटरेस्ट है। जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो उसमें कितना हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो हम जो है हम बेमन से पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट बना करके पढ़ रहे हैं। तो हमको अगर अपना कंसंट्रेशन इंप्रूव करना है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है, अटेंशन बढ़ाना है, तो हमको अपना इंटरेस्ट लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना हम इंटरेस्ट लेकर के चीजों को पढ़ेंगे उतना ही हमारा कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा और उतना ही हमारी मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती जाएगी। अदरवाइज जब हमारा कंसंट्रेशन वीक रहेगा तो शॉर्ट टर्म मेमोरी ही बनेगी और हम जल्दी ही चीजों को भूल जाएंगे। तो अब हम इंटरेस्ट को कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए हम एक हमारा एम होता है, उस एम को हमको हमेशा अपने दिमाग में बना के रखना होता है कि एम को पकड़े रहें और सोचें कि अगर हम अपने एम को अचीव कर लेंगे तो हमारी लाइफ क्या होगी। तो उससे हमारा इंटरेस्ट अपने आप बना रहेगा, हमारी स्टडी में हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हमारी मेमोरी इंप्रूव होगी। अब जैसा कि हमने बताया कि जब हम कोई चीज पढ़ते जा रहे हैं तो अमूमन वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ज्यादा जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में ज्यादा जाता है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी क्या हम किसी तरीके से चीजों को सीधे ले जा सकते हैं? हाँ, कुछ तरीके हैं कि हम फर्स्ट टाइम में ही किसी मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जा सकते हैं। कौन कौन सी मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सीधे चली जाती हैं? वो क्या है? इमोशनल मेमोरी। क्या है? इमोशनल मेमोरी। यानी कि हम मेमोरी को एक इमोशनल टच दे दें, इमोशनल टच दे दें। जो चीजें हमारे इमोशंस को टच कर जाती हैं, कोई चीज हमने देखा, फर्स्ट टाइम देखा, हम फर्स्ट टाइम किसी से मिले और उसने हमारे इमोशंस को झकझोर दिया, टच किया, तो वो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी ऐसी भी होती हैं कि जो हम जीते जी जब तक हम जिंदा है तब तक वो हमारे याददाश्त में बनी रहती है और कभी हम उसको भूलते नहीं। लेकिन चूंकि ज्यादातर चीजें हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती हैं, तो सबसे अच्छा क्या है कि हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कैसे कन्वर्ट करें, इसको हमको सीखना चाहिए। तो उसका जो बेस्ट तरीका है, साइंटिफिकली प्रूव्ड तरीका है, वो है रिवीजन। क्या है? रिवीजन। री मतलब बार बार, विजन मतलब उसको हम देखें, बार बार किसी चीज को देखें, बार बार उसको लर्न करें, बार बार उसको बोलें, तो वो धीरे धीरे जो शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब जो साइनेप्सेस बहुत वीक बने थे वो धीरे धीरे जितनी बार हम रिवीजन करेंगे वो अपने आप कनेक्शन स्ट्रांग होता जाएगा और हमारी मेमोरी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी बनी थी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर हम उसको एक बार हमने पढ़ा, चाहे जितना अच्छा हमारा कंसंट्रेशन था, लेकिन एक बार हमने पढ़ा, अगर उसको हम रिवाइज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे सिनेप्सिस का नेचुरल टेंडेंसी होता है वीक पड़ना और खुलना। जैसे ही वो सिनेप्सिस टूट गई तो वो चीज हमारे मेमोरी से गायब हो गया, उसी को हम फॉरगेटफुलनेस बोलते हैं कि वो चीज हम भूल गए, फिर उसको हम रिकॉल नहीं कर सकते। अब बात आती है कि रिवीजन हम कैसे करें।
जैसा कि हमको पता है कि केवल हम जो है कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं हमको अच्छा रिजल्ट मिले जब तक कि उसका अच्छे तरीके से उस काम को ना किया जाए। तो रिवीजन का भी एक बेस्ट तरीका है जो साइंटिफिकली प्रूव्ड तरीका है, वो क्या है उसको पहले हम लोग सीखते हैं। बेस्ट वे ऑफ रिवीजन। जैसे कि आज हमने कोई चीज पढ़ी और उसको हम अब सीधे एग्जाम टाइम में पढ़ने जा रहे हैं, तो कायदे में तो हम कहेंगे कि हम दोबारा उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन वो रिवीजन का बढ़िया तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि तब तक बहुत सारे सिनेप्सेस खुल चुके होंगे और हम चीजों को भूल चुके होंगे। आज हमने पढ़ा, 3 महीने बाद पढ़ें, 2 महीने बाद पढ़ें, 6 महीने बाद पढ़ें, साल भर बाद उसको हम पढ़ें, तो वो अच्छा रिवीजन का तरीका नहीं है। तो बेस्ट वे क्या है रिवीजन का? बेस्ट वे है कि जो कुछ भी हम पूरे डे टाइम में स्टडी कर रहे हैं, दिन भर में जो कुछ भी हमने पढ़ा उसको हम सोने के पहले, जैसे ये हमारा स्लीप टाइम है, मान लीजिए 10 से 11 बजे के बीच में हम रात में सोते हैं, तो उसके पहले हम पूरे दिन भर में हमने जो पढ़ा है, जो हमने सीखा है, उसको हमको सेकेंड टाइम रीड कर लेना है। फर्स्ट टाइम तो वही हो गया जो हमने पढ़ाई की है दिन भर में, वो फर्स्ट हमारी रीडिंग है। सेकेंड रीडिंग कब हो गई? सोने के जस्ट पहले। हम अपना उसी हिसाब से अपना टाइम बचा के रखें कि जैसे अगर हमको 10 से 11 के बीच में सोना है तो अपनी पढ़ाई हम 8 बजे 9 बजे बंद कर दें कि नई चीज अब हम नहीं पढ़ेंगे। जो कुछ भी हमने दिन भर में पढ़ा है, चाहे अपने कॉलेज में पढ़ा है, चाहे जो है अपना सेल्फ स्टडी की है, उसको हम सोने के पहले एक बार सेकेंड रीडिंग करेंगे। और थर्ड रीडिंग कब होगी? जब हम सो के उठेंगे, वेकअप। जब हम सो के उठेंगे तो हम उसी चीज को जो हमने कल जो है दिन भर में पढ़ा था, उसी की थर्ड रीडिंग हम करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि 24 घंटे में हम एक ही चीज को कितनी बार पढ़ रहे हैं? 3 बार। एक ही चीज को 3 बार पढ़ रहे हैं। और फोर्थ रीडिंग कब होगी? इस तरीके से हम हर दिन पढ़ते जाएंगे। हफ्ते में जैसे 7 दिन होते हैं, 6 दिन हम इस तरीके से पढ़ते गए कि हर दिन हमने 24 घंटे में एक ही चीज को 3 बार पढ़ा। और चौथी रीडिंग कब हम लगाएंगे? संडे को हम कोई नई चीज ना पढ़ें। जो 6 दिन में हमने पढ़ाई की है, टोटल उसका जो है रिवीजन करेंगे हम संडे को। ये हमारी फोर्थ रीडिंग हो गई संडे। इस तरीके से 1 वीक में हर चीज को हम 4 बार पढ़ चुके होंगे। 5वां जो हमारा रीडिंग होगा वो लास्ट संडे ऑफ मंथ। कब? लास्ट संडे ऑफ मंथ। तो उस दिन हम क्या करेंगे? जो हमने इस तरीके से फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक में जो पढ़ाई की है, वो सारा रिवीजन किस दिन होगा? लास्ट संडे। उस दिन हम नई चीज कोई नहीं पढ़ेंगे, हम फिफ्थ टाइम हम उसी चीज को पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हर चीज जो हमने पढ़ी है, एक मंथ में 5 बार हमारी नजर के सामने से गुजर चुकी होगी। तो तब आप इसका मैजिक देखिएगा बच्चों कि किस तरीके से वो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है धीरे धीरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो गई। इसका बेनिफिट भी है, हम टाइम भी अपना बहुत सारा बचा लेंगे। अदरवाइज अगर हम कोई चीज जैसे सपोज करो आज हमने पढ़ी, फिर मैंने उसको 2 महीने बाद पढ़ी, फिर मैंने उसको 5वें मंथ में पढ़ी, तो फिर मैं उसको जो है एग्जाम जो है मान लीजिए कि 8वें महीने हमने पढ़ा, जब एनुअल एग्जाम आ गया तो पढ़ा तो मैंने जो है 4 बार इस तरीके से, लेकिन टाइम कितना लगा?
अगर हम जो है 6 घंटे की पढ़ाई को अगर हम 2 महीने बाद फिर उसी को पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट फिर उतना ही टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम चीजें हम भूल चुके होंगे। तो और इसमें क्या है कि आज ही हमने पढ़ा है और सोने के पहले जब उसको हम रिवाइज करने जाएंगे तो हर चीज लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना पड़ेगा, हमको मैक्सिमम चीजें याद रहेंगी, बस हम फटाफट देखते जाएंगे और हमारी रीडिंग मात्र 1 से 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। पूरे दिन भर की पढ़ाई 2 घंटे में हम कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि हमने एक ही चीज को 2 बार पढ़ लिया है, जब हम सुबह उठेंगे उसी दिन सो करके तो वो और कम समय लेगा, क्योंकि सब कुछ तो हमको जो है याद रहेगा मैक्सिमम चीजें, तो हम फटाफट उसको देख लेंगे। सोचिए कितने समय में हमने 3 रीडिंग कर ली। अगर इस तरीके से डेली हम पढ़ते रहेंगे तो 4th जो रिवीजन हमारा है संडे को, वो कितना कम समय, हम 6 दिन की पढ़ाई को 1 संडे में 1 दिन में खत्म कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर हम करते हैं तो 5वीं जो रीडिंग है लास्ट संडे ऑफ मंथ, पूरे महीने की पढ़ाई को हम रिवाइज कर सकते हैं। तो सोचिए कितना हमने अपना समय भी बचा लिया और अपनी मेमोरी को भी हमने स्ट्रांग कर लिया। ये बेस्ट तरीका है कि हम अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आते हैं बच्चों दूसरे तरीके पे। तो पहला तरीका था बच्चों कि अपने हम इंटरेस्ट लेवल को बढ़ाएं, यानी कि अपने अटेंशन और कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, अपने फोकस को बढ़ाएं, ताकि हमारी मेमोरी जो है इंप्रूव हो जाए। दूसरा तरीका है बच्चों कि हम अपने राइट ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। राइट ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा यूज में लाएं। और लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों को रिलेट करें, दोनों को यूज करें, दोनों को रिलेट करके पढ़ें। उस तरीके से हम अपनी मेमोरी को और बढ़ा सकते हैं। एक चीज बताएं बच्चों कि हम लोग अपने राइट ब्रेन को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम टाइम हमारा लेफ्ट ब्रेन ही यूज हो रहा होता है। कोई भी जैसे मैथमेटिकल चीजें हैं, कैलकुलेशन है, नंबर है, एनालिसिस है, वर्ड है, लॉजिकल थिंकिंग है, सब लेफ्ट ब्रेन का काम है। राइट ब्रेन क्या करता है? म्यूजिकल मेमोरी, विजुअल मेमोरी। हमने कोई चीज देखा, कोई चीज हमको पसंद आई, माउंटेन हमने फर्स्ट टाइम देखा, बॉम्बे हम फर्स्ट टाइम गए, फॉरेन हम कभी फर्स्ट टाइम गए, गंगा नदी को हमने पहली बार देखा, तो जो है ये जो पिक्चर की मेमोरी है, विजुअल मेमोरी है, कलर की मेमोरी है, डायमेंशंस है, इमेजिनेशन है, ये हमारा कौन सा ब्रेन कवर करता है? राइट ब्रेन कवर करता है। इसीलिए आप लोगों ने अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो कि कितने सारे हम लोग गाने सुनते हैं, लेकिन हल्का सा केवल म्यूजिक क्लिक करते ही तुरंत याद आ जाता है ये कौन सा गाना है। उसकी मेमोरी सोचिए कितना जो है स्ट्रांग मेमोरी हमारी बनी रहती है। तो राइट ब्रेन में ज्यादा हौच पौच नहीं है, वहां पे रिलैक्स है हमारा ब्रेन, राइट ब्रेन, उसको हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो उसको यूज करें अगर, और उसको हम रिलेट कर दें लेफ्ट ब्रेन से, तो जो है हम अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। कैसे? हम जैसे कोई चीज हम पढ़ रहे हैं और वो हम उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हमने जैसे किसी कलर से उसको हाईलाइट कर दिया या उस पर स्टार मार्क बना दिया, हम उसको कलर से जो है जोड़ दे रहे हैं, या हमने उसको किसी म्यूजिक से रिलेट कर दिया, तो जैसे ही उस म्यूजिक का याद आएगा तुरंत वो चीज हमको याद आ जाएगी। जैसे वो कलर या उस मतलब उस पर्टिकुलर हमने वहां पे पिक्चर बना रखी है, तो उसके देखते ही तुरंत क्लिक कर जाएगा कि ये क्या चीज हमने इससे रिलेट की थी। तो हम राइट ब्रेन को हम लेफ्ट ब्रेन से रिलेट करके जो चीजें हमको कठिन लगती हैं उसको हम अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में बना सकते हैं। ब्रेन के अंदर बच्चों एक बहुत ही
अच्छी खूबी है क्या, कि ब्रेन हमारा प्लास्टिक नेचर का होता है। ब्रेन प्लास्टिक नेचर का होता है। प्लास्टिक नेचर का मतलब कि उसमें रीमॉडलिंग संभव है, रीशेपिंग संभव है। नंबर्स जो रिप्रेजेंटेशन है किसी चीज का, उसको इंक्रीज करना संभव है, डिक्रीज करना भी संभव है, इंक्रीज करना भी संभव है। उसको और हम सरल एग्जांपल दे करके समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ब्रेन में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमारे यूज के ऊपर होता है कि जो पार्ट जितना ज्यादा यूज में है, जो अंग हमारे शरीर का जितना ज्यादा इस्तेमाल में है, ब्रेन के अंदर उतना बड़ा पोर्शन उसको रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग की 5 अंगुलियां हैं, इसमें सबसे ज्यादा यूज किसका है? थंब का। तो थंब का जो रिप्रेजेंटेशन है इन चारों फिंगर्स की तुलना में ज्यादा है। दूसरा कि राइट हैंड का रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट हैंड से राइट हैंडेड पर्सन के लिए ज्यादा है। और ब्रेन में क्या होता है बच्चों, कि जो हमारा राइट ब्रेन है, राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट ब्रेन है वो राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। यानी कि हमारे राइट हैंड का रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट साइड में ज्यादा है, और लेफ्ट हैंड का रिप्रेजेंटेशन राइट ब्रेन में छोटा सा है। लेकिन अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को भी इस्तेमाल करें, लेफ्ट हैंड को जितना इस्तेमाल करते जाएंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन का एरिया धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम अपने राइट ब्रेन को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, वहां न्यूरॉन्स की संख्या बढ़ा सकते हैं, उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। नहीं तो वैसे वो अनयूज्ड पड़ी रह जाएंगी पूरी लाइफ लॉन्ग। अगर उसको हम यूज नहीं करेंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो पड़ी रह जाएगी। इस्तेमाल के ऊपर हमारा ब्रेन, वहां का रिप्रेजेंटेशन वर्क करता है, उनका न्यूरॉनल एक्टिविटी वर्क करती है। जितना इस्तेमाल उतना वो इनहेंस होगी एक्टिविटी, और जितना उसको यूज में नहीं लाएंगे वो उसका रिप्रेजेंटेशन घटता जाएगा। इसीलिए बच्चों कि अगर सपोज करो किसी को कोई राइट हैंडेड पर्सन है और उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका दाहिना हाथ जो है लॉस हो गया, तो अगर ये गॉड गिफ्टेड ये प्रतिभा हमारे ब्रेन में ना होती तो उसकी तो लाइफ बेकार हो जाती। लेकिन नेचर का करिश्मा देखो बच्चों कि वो लेफ्ट उसका हाथ जो बचा है वो धीरे धीरे जब उसका इस्तेमाल बढ़ाता है तो उसका जो राइट ब्रेन में जो रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ये जो है सुविधा, ये गिफ्ट जो है नेचर ने हम लोगों को ब्रेन को दिया है कि वो प्लास्टिक नेचर का है, उसको इंक्रीज किया जा सकता है और डिक्रीज किया जा सकता है यूज के आधार पे। तो हमको अपने राइट ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा यूज में लाना है, और ताकि बैलेंस बना रह सके। जो है लेफ्ट ब्रेन को हम इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उतना ज्यादा ही कंफ्यूजन रहता है। जब हम दोनों ब्रेन को इस्तेमाल करने लगेंगे तो हमारा कंफ्यूजन भी कम होगा और हमारी मेमोरी भी बढ़ेगी। तीसरे तरीके पे आते हैं बच्चों। तीसरा तरीका याददाश्त बढ़ाने का क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग कैसे जो है हमारी याददाश्त को प्रभावित करती है? थिंकिंग कैसे याददाश्त को प्रभावित करती है? बच्चों एक बहुत बड़ी अपने ब्रेन की मैं आज कमजोरी बताने वाला हूं कि हम लोग के ह्यूमन ब्रेन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है जिसका हम लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। वो क्या है कि हम लोग का जो ह्यूमन ब्रेन है वो इमेजिनेशन और एक्चुअल दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। कोई चीज एक्चुअली हैपन हो रही है कि वो हमारे इमेजिनेशन में है, दोनों का रिस्पांस सेम रहता है, सेम रिस्पांस। ब्रेन के अंदर कोई ऐसा एरिया नहीं है, कोई ऐसा सेंटर नहीं है जो दोनों में डिफरेंस कर सके कि ये इमेजिनेशन में है कि ये एक्चुअली हो रहा है। एक एग्जांपल देते हैं और क्लियर हो जाएगी ये बात। जैसे
कि अगर हम केवल इमेजिन करें कि हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और हमने रसगुल्ले का ऑर्डर दिया, रसगुल्ला हमारे सामने आया, हमने उसको चम्मच से काटा, मुंह में डाला और उसको हम चबा चबा के खा रहे हैं। तो अगर हम अच्छे से इमेजिनेशन करते हैं तो उतना ही सलाइवेशन होगा जितना कि वास्तव में हम उसको खा रहे होते। जबकि आप लोगों को अच्छे से पता है, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, कि सलाइवेशन का पर्पज क्या होता है, डाइजेशन। तो डाइजेस्टिव एंजाइम इवन केवल हमारे माउथ में ही नहीं, ये स्टडी हुआ है बच्चों कि हमारे जो है स्टमक में, इंटेस्टाइन में भी एंजाइम के सिक्रेशन शुरू हो जाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन अभी हमने उसको एक्चुअली खाया नहीं। उसी तरीके से अगर हम जैसे किसी अपने किसी दुश्मन को याद करें और केवल इमेजिन करें कि उससे हमारी फाइट हो गई और जो है हम लोग जो है लड़ रहे हैं, तो हम जो है हमारे अंदर एक जो है गुस्से का भाव आ जाएगा और हम स्ट्रेस फील करने लगेंगे। ये क्यों हुआ, जबकि वास्तव में ऐसा हो नहीं रहा। तो जब हम इस बात को जानते हैं कि ब्रेन हमारा इस चीज को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि एक्चुअली वो चीजें हो रही हैं, तो हम क्यों ना पॉजिटिव सोचें। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जैसे अगर हम सोचते हैं कि हम जो है जैसे हमारा रिजल्ट आया और हम बहुत अच्छे नंबर से जो है हम पास हो गए, या हम जो है एग्जाम क्लियर कर लिए, हम नीट क्वालिफाई कर गए, हम आईआईटी में पास हो गए, तो जो रोमांच हमारे अंदर आएगा, जो एनर्जी आएगी, वो हमारे लिए कितना वर्क करेगी। तो हम क्यों ना पॉजिटिव सोचें। जैसे हम पढ़ते समय ही अगर हम ये सोचते हैं कि हम जो पढ़ेंगे वो याद नहीं होगा, एग्जाम में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो वो हमारी मेमोरी को घटाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा कंसंट्रेशन घटा देगा। तो हम अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो वो हमारी मेमोरी को, हमारे कंसंट्रेशन को, हमारे अटेंशन को, हमारे फोकस को इम्प्रूव करेगा। और निगेटिव अगर हमारे अंदर सोच आती है तो हम जो है अपनी मेमोरी को और वीक करेंगे। तो ये राज है बच्चों ब्रेन का, कि क्योंकि वो जो है एक्चुअल और इमेजिनेशन में अंतर नहीं कर पाता। चौथा तरीका है बच्चों, लिख कर पढ़ें। लिख कर पढ़ें। इससे क्या फायदा होगा? अगर हम केवल रीड कर रहे हैं तो केवल हमारी रीडिंग मेमोरी बन रही है, केवल हमारी रीडिंग मेमोरी बन रही है, और लिख करके पढ़ने से हमारी राइटिंग मेमोरी भी बनेगी। यानी कि ये हम राइट ब्रेन का इस्तेमाल भी साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है, लिखने से जो है राइट ब्रेन का भी इस्तेमाल हो रहा है। किसी चीज को हमने बड़ा लिख दिया, किसी चीज को छोटा लिख दिया, किसी की डायमेंशन कम कर दी, कोई हमने मतलब स्पेशल कोई हमने स्टार बना दिया, शेप बना दिया, तो हमारी राइटिंग मेमोरी भी अगर साथ साथ रीडिंग मेमोरी के साथ वर्क कर रही है, तो हम राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों को कोरिलेट करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारी याददाश्त निश्चित रूप से बच्चों इंप्रूव हो जाएगी। तो लिख करके पढ़ने की हैबिट डालना है। पांचवा तरीका क्या है? एंजाइटी को घटाना है। एंजाइटी को घटाना है, रिलैक्स रहना है। इसके लिए कुछ बच्चों रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं। हल्का फुल्का आप केवल अगर टहल भी ले रहे हैं तो उससे भी देखा गया है कि हमारे ब्रेन के अंदर प्लेजर केमिकल्स, डोपामिन केमिकल रिलीज होने लगता है और जो हमको रिलैक्सेशन देगा। तो रिलैक्सेशन किस तरीके से हमारी याददाश्त को बढ़ाता है, या एंजाइटी किस तरीके से हमारी याददाश्त को घटाती है, उसको हम लोग इस ग्राफ से समझ सकते हैं। ये है बच्चों मेमोरी और ये है एंजाइटी। ये ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे हमको ये देखने को मिलेगा कि
कुछ लेवल की एंजाइटी, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड तक की एंजाइटी, अगर एंजाइटी यहां तक है तो आप देखिए मेमोरी का ग्राफ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हमको बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं होगी तब भी हमारी मेमोरी कम होगी, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो थोड़ी बहुत एंजाइटी जरूरी भी है ताकि हमारा कंसंट्रेशन बना रहे, हमारा इंटरेस्ट बना रहे। और अगर हमारी एंजाइटी एक थ्रेशोल्ड हाईएस्ट लेवल है, अगर इससे ज्यादा तनिक भी हुई तो ये देखिए ग्राफ जो है नीचे की तरफ आने लगा, कि मतलब हमारी मेमोरी अब घटने लगी। तो अगर हम ज्यादा एंजाइटी अगर हमारे अंदर होने लगती है, ज्यादा हमारे अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी या पढ़ाई को लेकर के स्ट्रेस अगर हम लेते हैं कि हमको याद करना है, नहीं तो मेरा क्या होगा, कैसे हम एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे, मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा, एक आवश्यकता से ज्यादा एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। काम भर की एंजाइटी अपने आप स्टूडेंट्स को रहती है, इसलिए उससे ज्यादा एंजाइटी अपनी बढ़ानी नहीं है, अदरवाइज हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, हमारी मेमोरी क्यों घट जाएगी, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन, हमारा अटेंशन, हमारा फोकस पढ़ाई में घट जाएगा। तो अपने एंजाइटी को कम रखने के लिए हल्का फुल्का एक्सरसाइज जरूरी है। ब्रीदिंग आप जो है डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, जिसको प्राणायाम बोलते हैं, वो भी हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है। गहरी गहरी लंबी लंबी सांस लें, उसको रोकें और धीरे धीरे उसको छोड़ें। इसको 5 मिनट भी आप करते हैं तो आप खुद फील करेंगे कि हम काफी रिलैक्स हो गए। फिर आप पढ़ करके देखिए, आपका कंसंट्रेशन बेटर आपको दिखेगा। नेक्स्ट तरीका है बच्चों, मेमोरी मैप्स बनाएं। क्या बनाएं? मेमोरी मैप्स बनाएं। मेमोरी मैप्स क्या है? एक एग्जांपल देकर के इसको हम समझाते हैं कि मेमोरी मैप है क्या। जैसे आप कोई मूवी देखने गए, अगर आप घर वापस आकर के मेमोरी को अगर घर आप वापस आकर के आप सोचें कि हम पूरी मूवी को एक एक वर्ड बाय वर्ड, एक एक सीन बाय सीन अगर हम याद कर लें तो संभव नहीं है। उसकी कुछ चीजें जो आपके माइंड को क्लिक की हैं, जो आपके इमोशंस को टच की हैं, वही ज्यादा फोकस में याद आएगा। अगर उसको आपने एक पेपर पे लिख लिया, जो जो चीजें आपको याद आ रही हैं उसको आपने लिख लिया, तो 10 साल बाद भी अगर इन पॉइंट्स को आप देखेंगे तो आप पूरी पिक्चर की पूरी स्टोरी आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगी, पूरी स्टोरी आप बता सकते हैं। तो एक एक चीज, एक एक वर्ड टू वर्ड, सीन टू सीन लिखने की जरूरत नहीं है। ये है बच्चों मेमोरी मैप। तो हम जैसे कोई चीज पढ़ते हैं तो उसका जब हम जो है नोट्स बनाते हैं तो वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ पॉइंट्स लिखें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपको लगता है कि नहीं ये पॉइंट देखते ही हम पूरी चीज लिख सकते हैं, पूरा उसका जो है डिटेल में लिख सकते हैं। उसी पॉइंट वाइज, पॉइंट टू पॉइंट जो है आप उसको नोट्स में बनाएं। तो इसको मेमोरी मैप्स बोलते हैं। इससे भी हम अपने मेमोरी को इनहेंस कर सकते हैं। 7वां तरीका है बच्चों, अपनी सिटिंग छोटी रखें। अपनी सिटिंग को, सिटिंग आवर को छोटा रखें। क्यों? इस पर भी स्टडी हुई है बच्चों, इस पर भी स्टडी हुई है। क्या? जैसे एक उदाहरण दें, आप कोई एक पेज, कुछ भी, कोई भी टॉपिक हो, फोटोसिंथेसिस हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोई भी एक पेज पूरा पढ़िए और उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए। तो आप क्या पाएंगे कि शुरुआत की जो चीजें हैं वो ज्यादा अच्छे से आप रिकॉल कर पाएंगे, और लास्ट की चीजें सबसे ज्यादा, अगर कोई चीज आप भूलेंगे तो बीच की चीजें। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा कंसंट्रेशन सबसे अच्छा था और यहां पर भी हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छा था। तो अगर हम सिटिंग आवर्स बहुत लंबा कर दिए कि एक साथ बैठ गए और 4-5 घंटे पढ़ते रहे, तो बीच में हमारा कंसंट्रेशन हमारा कम रहेगा, वो टाइम ज्यादा हो जाएगा। अगर हम अपने सिटिंग आवर्स को ही घटा दें, जैसे हम अपने सिटिंग आवर को अगर सपोज करिए कि हाफ आवर से
1 आवर तक मैक्सिमम रखें। और बीच बीच में ज्यादा लंबा गैप भी नहीं देना है। ये नहीं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो गए अपनी पढ़ाई से। जैसे 5 to 10 मिनट्स का हमने गैप दे दिया, उस समय हम अपने को रिलैक्स करने के लिए कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, रूम में अपने टहल सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, म्यूजिक थोड़ा सुन सकते हैं, तो अपने को हमने रिलैक्स कर दिया है। फिर दोबारा अपना जो है आधे घंटे से 1 घंटे की अपना सिटिंग रखिए। इस तरीके से कंटिन्यूअस सिटिंग मत रखिए, अपने सिटिंग को छोटा कर दीजिए, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी मेमोरी इंप्रूव कर रही है। क्यों? क्योंकि भूलने का जो पीरियड है वो घटता जा रहा है। अगला तरीका है बच्चों याददाश्त बढ़ाने के लिए कि आपको अच्छी नींद लेनी है। क्या करनी है? अच्छी नींद लेनी है। चौबीस घंटे हम लोग के एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसको 8 8 8 ऐसे करके डिवाइड कर लीजिए। 8 घंटे आपको कम से कम अच्छी नींद लेनी है, अच्छी नींद लेनी है। 8 घंटे आपको एंजॉयमेंट भी करना है, एंजॉय करना है। 8 घंटे की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, स्टडी होनी चाहिए। लगातार अगर हम केवल अपना सिटिंग आवर बढ़ा दें, उसका भी बहुत ज्यादा बेनिफिट बच्चों नहीं है। आज का समय है स्मार्ट रीडिंग का, नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखते। अगर आप फुली कंसंट्रेट होकर के 8 घंटे भी पढ़ाई करते हैं तो आप कोई भी सफलता पा सकते हैं। इसीलिए आप बच्चों देखते भी होंगे कि समाज में कि कुछ लोग सिटिंग आवर्स कम रखते हैं फिर भी सफल हो जा रहे हैं, कुछ लोग सिटिंग आवर बहुत ज़्यादा रख रहे हैं फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो स्मार्टनेस अपने अंदर लाना है, स्मार्ट रीडिंग करनी है कि जब पढ़ो तो लग के पढ़ो, फुली कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है, पूरा इंटरेस्ट बना के पढ़ना है, ताकि हमारी मेमोरी ही लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहे, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो सिटिंग आवर बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। रिक्रिएशनल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। क्यों? कि उससे हमारी मेमोरी बढ़ती है। जितना हमारा ब्रेन रिलैक्स रहेगा उतना हमारा मेमोरी बढ़ेगा, अभी मैंने बताया। और नींद इसलिए जरूरी है कि अगर नींद हमारी अच्छी नहीं रही रात में, अगर हमने अपना सोचा कि हम पढ़ते जाएं हमको सोना कम है, तो हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा, हमारा फोकस बिगड़ जाएगा। आप एक दिन पूरी रात अगर न सोए हो तो आप देखिए अगले दिन आपका किसी चीज में मन नहीं लगेगा, आपका अटेंशन बिगड़ा रहेगा, कंसंट्रेशन एकदम बिगड़ा रहेगा। तो नींद बहुत जरूरी है। नींद हमारे जीवन वाइटल है, ठीक है, हर चीज के लिए रीएनर्जाइज करता है, हमारे ब्रेन को रीएनर्जाइज करता है, ब्रेन की मेमोरी को भी बूस्ट करता है। तो अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई ट्रिक कोई भी तरीका काम नहीं आएगा। अगला तरीका है बच्चों हेल्दी फूड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। फीडिंग हैबिट आपकी अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे फूड्स ऐसे हैं जो हमारे अंदर ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो स्ट्रेस पैदा करते हैं, डिप्रेसिव सिम्टम पैदा करते हैं और हमारी मेमोरी को घटाते हैं, हमारा कंसंट्रेशन बिगाड़ देते हैं। जैसे फास्ट फूड, फास्ट फूड से बचें, फ्राइड फूड, पैक्ड फूड, इनसे बचना है। लिक्विड इंटेक अपना अच्छा रखें, फ्रूट्स खाएं, दूध पिया करें तो लिक्विड इंटेक अच्छा हो, और ऐसे फूड आइटम से बचना है। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ये सारे फूड आइटम्स हमारी मेमोरी को घटाते हैं और हमारे अंदर तनाव पैदा करते हैं, हमारे कंसंट्रेशन को बिगाड़ते हैं। तो इन सब चीजों से बचें, बहुत ज्यादा ऑयली फूड से भी बचें। तो हेल्दी फीडिंग हैबिट्स
भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा ब्रेन हेल्दी रहे और हमारी मेमोरी भी इम्प्रूव करे। बहुत सारे जो अभी जैसे मैंने बताया कि अगर हमारे जो है डाइट में फाइबर ज़्यादा है, अगर फ्रूट्स हम यूज़ कर रहे हैं और जो है लिक्विड इंटेक हमारा अच्छा है, तो हमारा जो है मेमोरी उससे इन्हेंस होगा। और सबसे एक चीज़ और बताना चाह रहे थे कि रात में हल्का भोजन ही करें। उसका एक और बेनिफिट मिलेगा कि अगर हम रात में हल्का भोजन लेते हैं तो जो है हमको नींद भी रात में अच्छी आएगी। सबसे लास्ट तरीका है बच्चों कि हम नंबर के पीछे ना भागें, हम नॉलेज के पीछे भागें। हम नॉलेज के पीछे भागें। नंबर हमारे एग्जाम में कम आ सकते हैं, लेकिन अगर हमको नॉलेज है तो हम कंपटीशन को क्रैक कर जाएंगे। नंबर एंजाइटी पैदा करता है, हमको फर्स्ट रैंक ही लानी है अपने 10th में, 9th में, 8th में, 12th में। इसके पीछे नहीं भागना है, हमको 99% नहीं चाहिए, बस हमको पढ़ना है, अपना काम करना है। अगर हमारे अंदर नॉलेज है तो वो हमको रिजल्ट देगी, अपने समय पे हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो नंबर के पीछे नहीं, उससे हमारे अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी आती है, और परफॉर्मेंस एंजाइटी अगर हमारे अंदर है तो हमारे एक लेवल से अगर ज्यादा है तो हमारी परफॉर्मेंस को घटा देगी, हमारी एफिशिएंसी घटा देगी, हम एफिशिएंट रहेंगे, चीजें हमको आती रहेंगी, लेकिन एग्जाम में ब्लैंक हो जाएंगे, लगेगा कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो अपनी एंजाइटी को घटा के रखना है, इसलिए नंबर के पीछे नहीं। हाँ, पढ़िए, आप नॉलेज गेन करिए। अगर नॉलेज आपको रहेगी तो आपको उसका आउटपुट जरूर मिलेगा। आप कंपटीशन में कभी फेल नहीं हो सकते, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये गारंटेड है। तो नंबर के पीछे नहीं भागना है। तो ये है बच्चों 10 तरीके जिससे हम अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू बच्चों।